एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम करेंगे 10 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि CHSL 2023 टियर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी CHSL 2023 जीके के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए और प्लेलिस्ट इसके लिए मैंने अलग से बनाई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी इज सिचुएटेड इन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी कहाँ पर है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली। और अगर आपसे पूछे कि ये इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट शैल endeavour to secure all workers a living wage and a decent standard of life. Which of the following is correct about the given statement in the context of India? यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किस आर्टिकल में आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिविंग वेजेस आता है आर्टिकल 43 में। और ये जो 44 लिखा है तो ये है UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आता है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन मॉनसून एंड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है इंडियन मॉनसून और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ITCZ क्या होता है। ITCZ जो होता है वो इक्वेटर के पास एक ऐसा एरिया होता है लो प्रेशर वाला, जहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो आकर कन्वर्ज करती हैं, तो उसको बोलते हैं ITCZ। तो उसका क्या इफेक्ट होता है मॉनसून पे, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ITCZ कैन इन्फ्लुएंस द मॉनसून पैटर्न्स इन इंडिया। यानी ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये अगर शिफ्ट करता है, मतलब इक्वेटर से ऊपर या नीचे, तो मॉनसून पे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। यहाँ पे कह रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग जो है पहले किस कंट्री ने अडॉप्ट की थी, तो राइट आंसर यहाँ पे तो था USA। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था जीरो बेस्ड बजटिंग को, तो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 1987 में। जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है बजटिंग की कि जिसमें सारे एक्सपेंसेस जीरो करके ना फिर से स्टार्ट किया जाता है। मतलब पिछले साल बजट में कितना खर्चा हुआ वो सब नहीं देखा जाता, फिर से जो नया साल होता है उसमें मतलब ज़ीरो से देखा जाता है, जो नेक्स्ट ईयर होता है वहाँ से। तो वही जीरो बेस्ड बजटिंग होता है और सबसे पहले USA ने अडॉप्ट किया था इसको, और इंडिया का अगर पूछे तो 1987 में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द फेमस रथ यात्रा कार फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच लॉर्ड। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि रथ यात्रा फेस्टिवल जो है किस भगवान से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। और अगर आपसे पूछे कि ये रथ यात्रा है कहाँ का फेस्टिवल, तो ये उड़ीसा का है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से जो रथ यात्रा निकलती है वो जगन्नाथ टेम्पल से लेके गुंडीचा टेम्पल तक जाती है और ये 9 डेज तक चलता है। ये फेस्टिवल 9 डेज तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य जो फ़ायदा है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का वो क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर है इट हेल्प्स द नेशन अचीव सेल्फ रिलायंस। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का क्या होता है कि हम इम्पोर्ट कम से कम करें और अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ये जो है किसी भी राष्ट्र को आत्मनिर्भर होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमनी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से विजयनगर के रूलर ने अपनी डॉटर की शादी जो है फिरोज शाह बहमनी से की थी, तो राइट आंसर यहाँ पे है देवराय I ने की थी। सो विजयनगर एम्पायर को जो है हरिहर एंड बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था और ये लोग काकतीय डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल मिनरल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विथरिंग। विथरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल मिनरल कौन सा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वार्ट्ज।
अर्थ की सरफेस के रॉक्स वगैरह है ना, उनका जो टूटने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं विथरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप स्टेट रोड्स अलॉन्ग कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी टू नॉन मेजर पोर्ट्स। कह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा था जिसका कि उद्देश्य ये था कि स्टेट रोड को तो बनाई जाए लेकिन साथ साथ में ही कोस्टल बॉर्डर एरियाज में भी रोड्स बनाई जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इसके लिए आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, इसको हम यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स वनडे इंटरनेशनल डेब्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस साल इंडिया ने मतलब पहली बार खेला था वनडे इंटरनेशनल। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका 1974 में खेला था। अगर पूछे कि किसके अगेंस्ट खेला था तो अगेंस्ट इंग्लैंड जो है इंडिया ने पहला ओडीआई मैच इनका खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एक्रेडिटेड as national implementing entity for adaptation fund under United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC in India। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है और अडाप्ट करता है फंड जो कि UNFCCC की तरफ से इंडिया में आती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज। तो यहाँ पे डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल बायो एक्टिव वाटर सॉल्युबल फेनोलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स विथ रेड, पर्पल, ब्लू और ब्लैक ह्यूज। यहाँ से पूछ रहा है कि प्राकृतिक जो बायो एक्टिव वाटर सॉल्युबल फेनोलिक कंपाउंड है जो कि फ्रूट में भी मिलता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, ग्रेन्स में भी होता है, जो कि रेड, पर्पल, ब्लू या ब्लैक कलर के होते हैं उनमें। राइट आंसर है यहाँ पे एंथोसाइनिन्स। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम और आउटपुट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकम एंड आउटपुट के बारे में सही है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इनकम और आउटपुट आर फ्लोज, इनकम और आउटपुट और स्टॉक्स, इनकम और आउटपुट कैन बी डिफाइंड ओवर अ पीरियड। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है समझना होगा फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पिछले शिफ्ट का जब सोल्यूशन करा रही थी तो उसमें मैंने कराया है, इसीलिए आप 1 से स्टार्ट करिएगा देखना। इकोनॉमी में फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मेजर कर सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेजर कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई चीज़ आपने मंथली मान लीजिए मेजर कर लिया कि मंथली प्रॉफिट इतना है, प्रोडक्शन इतना है, क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं ना, जैसे जीएसटी वगैरह क्वार्टरली कितना हुआ या फिर ग्रोथ कितना हुआ, पर ईयर कोई चीज़ कितनी ग्रो हो रही है, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है आप इनकम को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, आप आउटपुट को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। तो जो भी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनकम या आउटपुट स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, तो उसमें से यही स्टेटमेंट सही था, इफ़ द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर दैन द फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड द GNP वुड बी ग्रेटर दैन GDP। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे था, इफ़ द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर दैन द फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड देन GNP वुड बी लोअर दैन GDP। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द फैक्टर इनकम earned from abroad is less than the factor income paid abroad then GNP would be greater than GDP। ये भी गलत है। If the net factor income from abroad is negative then GNP would be greater than GDP। ये भी गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, if the factor income from abroad is greater than the factor income paid abroad
द GNP वुड बी ग्रेटर दैन GDP। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसके बाद होगा फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि हमारे कंट्री के सिटीजन्स ने फॉरेन में कितना ज़्यादा पैसा अर्न किया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू या किसी भी बिजनेस के थ्रू, जितना पैसा हमारे देश के लोग बाहर के देशों में जाके अर्न करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड का मतलब है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आया है और उसने जो भी अर्न किया है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। मान लीजिए जो हमारे कंट्री का है और वो फॉरेन कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और फॉरेन कंट्री का जो भी यहाँ पे आया है इंडिया में वो कम पैसे कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा होगी फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड से। तो इसका मतलब GNP जो होगा ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो GDP से ज़्यादा होगा। इसलिए GNP का मतलब ही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कंट्री के नेशनल्स ने यानी कंट्री के लोगों ने कितना पैसा अर्न किया है वो सब हम इसमें काउंट करते हैं। और GDP में हम सिर्फ उतना काउंट करते हैं जितना कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो बाहर के कोई आके करे या फिर हमारे इंडिया के खुद के करें। तो GNP उस केस में बड़ा हो जाएगा जहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग एथेनॉल विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस? एथेनॉल को अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हमें एथेन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2016 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मणिपुरी डांस? यहाँ पे कह रहा है कि मणिपुरी डांस में कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2016 में किसको मिला? तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंपली आपको पहचानना है कि मणिपुरी डांस से कौन रिलेटेड है। यहाँ पे ये राइट आंसर है थोकचम इल्बीमुबी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी स्लोगन ऑफ डैश फाइंड्स एन एको इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, ये जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का स्लोगन है ये कहाँ से लिया गया है? जो कि हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है ना उसमें भी ये शब्द डाले गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वलिटी वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन केरला इज अ सोलो रिसाइटल बाई वुमेन? यहाँ पे पूछ रहा है कि केरला में कौन सा डांस फॉर्म जो ओरिजिनेट हुआ है और सोलो यानी केवल और केवल विमेन उसको परफॉर्म करती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और अगर कथकली पूछे तो यूपी का, और कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश का, और अगर आपसे ओडिसी पूछे तो वो ओडिशा का ही है। और ये जो है क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम जो है केरला का। केरला से आप याद रखेंगे कथकली भी इसका क्लासिकल डांस है केरला का। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था 10 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीके के PYQ का सलूशन। और यहाँ पे हम जो भी प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे क्योंकि उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस के सलूशन से हेल्प मिल रही होगी, और जो भी आप इस पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना तो आपको इससे अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि किस किस चैप्टर से या कौन कौन से टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।